I'll be starting with SE, that is software engineering. And in software engineering, we were already doing standard coding standards and guidelines. तो कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया था। हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से जो है कोडिंग स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस में से जो है इंडेंटेशन की जाती है। उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जो है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होता है, वो हम लोगों ने कल किया था। कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड्स किए थे, उसी में इंडेंटेशन किया था हम लोगों ने, फिर इनलाइन कमेंट्स किया था। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, जो कि मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज द टेक्निक, स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर बोलते हैं उसको, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को ही मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग टेक्निक शैल बी यूज्ड। गो टू स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड एज दे लीड टू स्पैगेटी कोड। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोगों के लिए बेहतर होता है, और हम लोग जो है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट या दूसरे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए या एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाने के लिए हम लोग जंप का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग गो टू स्टेटमेंट्स का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कॉल करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग कॉल कर लेते हैं, तो दैट इज मोर बेटर। गो टू स्टेटमेंट्स वगैरह जो है कई बार जो है आपको सही रिजल्ट नहीं देता है, एंड इट कैन क्रिएट सम मेस। तो इसलिए जो है हम लोग जनरली गो टू स्टेटमेंट्स वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से जो है सारे स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, गो टू स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड एज दे लीड टू स्पागेटी। स्पागेटी क्या कहने का मतलब, लीड टू सर्टेन मेस। तो ये जो है गड़बड़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि गो टू स्टेटमेंट्स में कई बार जो है वो आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर लिखना होता है। स्टेटमेंट नंबर अगर सही से नहीं मालूम है तो स्टेटमेंट का हेडिंग लिखना पड़ता है। उसका जो है एक तरफा आपके पास जो है ये है वो रखना पड़ता है। लेकिन एनीवेज वो काफ़ी बेहतर भी होता है, लेकिन कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत बड़े प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का ही यूज करते हैं, गो टू स्टेटमेंट्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं। इट इज हार्ड टू रीड एंड मेंटेन। ये जो आपका गो टू स्टेटमेंट वगैरह है इसको रीड करना और मेंटेन करना टफ होता है। ठीक है, क्योंकि गो टू स्टेटमेंट्स में अगर लाइन नंबर आपने दे दिया 5050 तो वो लाइन गिनता रह जाएगा, थोड़ा टाइम लगा देगा, तो वो बेहतर नहीं होता है। एक्सेप्ट एज आउटलाइंड ऑन द फॉर्ट्रैन स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो है हम लोग कहाँ क्या यूज करते हैं, जो फॉर्ट्रैन का जो गाइडलाइंस है और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है। आगे देखिएगा कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हम लोग कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं। तो वी यूज क्लास, सबरूटीन्स, फंक्शंस एंड मेथड्स। ऑब्वियसली क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस आप लोग वैसे भी आप लोग अभी जावा पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को क्लासेस मालूम होगा या मेथड्स मालूम होगा। तो आप लोग जो है क्लास क्या होता है, क्लास जो है बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कम्युनिटी। जैसे कि अगर बर्ड लिख रहे हैं तो बर्ड इज अ क्लास, है ना, क्योंकि उसमें कई सारे बर्ड्स आ सकते हैं। तो इस तरीके के जो है क्लासेस हैं। सब रूटीन्स किसको बोलते हैं, सब रूटीन्स आपको बताया गया है। सब रूटीन्स क्या है, सब रूटीन्स बेसिकली नॉर्मल फ्लो है किसी पर्टिकुलर जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जितने भी एग्जीक्यूशंस होते हैं
तो एग्जीक्यूशंस जो है वो प्रोग्राम के कहाँ पे होते हैं, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं वो प्रोग्राम बेस्ड होते हैं, और प्रोग्राम में हम लोग नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो हैं उस पर ध्यान देते हैं कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से लाइन बाय लाइन हो रहा है। तो जो सब रूटीन्स होता है वो आपको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी कि आप एक लाइन से 10 लाइन, ये सॉरी 5वें लाइन से 10वें लाइन में, 10वें लाइन से 15वें लाइन में आप जा सकते हैं। और वही नहीं, बल्कि वापस आप 10वें लाइन से फिर छठे लाइन में आ सकते हैं, या 15वें लाइन से आप फिर से 11वें लाइन में आ सकते हैं। तो जो लाइन छोड़ दिया गया है वहां से फिर से आप शुरुआत करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब रूटीन। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो फंक्शंस क्या होता है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए फंक्शंस होते हैं। और मेथड्स इज द सेम एज क्लास। उसमें जो है हम लोग काफी सारी चीज को यूटिलाइज करते हैं मेथड्स में। आप लोगों को आप लोग जावा में मेथड्स बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। This depends upon the language being used for guidance on how large to make software modules and methods. A good rule of thumb for module length is to constrain each module to one function or action. Each module should only do one thing. एक मॉड्यूल एक ही काम करना चाहिए. If a module grows too large, अगर बहुत बड़ा मॉड्यूल है तो इट यूजुअली बिकॉज द प्रोग्रामर इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश टू मेनी एक्शंस एट अ टाइम। तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोग्रामर जो है कई बार चाहता है कि कई सारे काम को हम एक ही बार में निपटा लें, तो कई सारे एक्शंस को एक ही बार में परफॉर्म करवा लें। तो इट इज़ ऑल्सो गुड, बट हम लोगों को ये ध्यान देना होता है कि हमारा जो है मॉड्यूल है वो बहुत बड़ा ना हो। बड़ा हो सकता है लेकिन इतना बड़ा ना हो कि वो हमें बाद में प्रॉब्लम करने लगे। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। एनीवेज, नेक्स्ट इज सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या होता है? द नेम ऑफ द सोर्स फाइल और अ स्क्रिप्ट शैल रिप्रेजेंट इट्स फंक्शन। तो सोर्स फाइल्स में जहां पर भी आपकी फंक्शनैलिटी रहती है उसको सोर्स फाइल कहा जाता है। ठीक है, तो सोर्स फाइल जो है वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका फंक्शनैलिटी है, जहाँ पे फंक्शंस वगैरह लिखे होते हैं, स्क्रिप्टिंग लिखे होते हैं, उसको हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं। All the routines in a file shall have a common purpose. लेकिन सभी जितने भी फंक्शंस लिखे हैं उनका एक मेन कॉमन पर्पस होना चाहिए। और वो कॉमन पर्पस क्या होता है? वो कॉमन पर्पस होता है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। किसी काम को करने के लिए ही ये पूरा चीज आप लोगों को दिखाया जाता है या समझाया जाता है या बताया जाता है। तो उस सोर्स फाइल्स में कुछ और भी चीज़ें होती है जिसको कि हम लोग ध्यान में रखते हैं कि फाइल कैसा है, फाइल में कौन कौन से फंक्शनैलिटीज आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स हैं। तो ये सब सब सोर्स फाइल्स में होते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल नेम्स। तो वेरिएबल नेम आप लोग को पता है, ये सब चीज़ें आप लोग को पता है जो कि आप लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। वेरिएबल नेम किसी भी इस तरीके के मीनिंगफुल नेम्स को हम लोग वेरिएबल नेम्स बोलते हैं, जिसको कि हम लोग जिसको कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स में ले सकते हैं, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैर। तो मेनली ये 3 टाइप्स होते हैं, है ना। बाद में अगर हम लोग इस्तेमाल करना चाहें तो लॉन्ग, डबल, ये सभी यूटिलाइज करते हैं। तो ये टाइप हैं वेरिएबल्स के। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ ब्रेसेस। तो कहाँ पे आप बेसिकली जो है एंड कर रहे हैं प्रोग्राम को, कहाँ पर आप शुरू कर रहे हैं, कहाँ पे फंक्शनैलिटी को शुरू कर रहे हैं। जैसे फॉर फंक्शन है तो वो फॉर फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखते हैं। हम लोग क्यों लिखते हैं ध्यान से? ताकि जो है सामने वाला जो बंदा रहे कोई भी, तो जो भी इंजीनियर रहे उसको समझ में आ जाए कि किस चीज पर बातें हो रही है। तो यहाँ पे उसी फॉर लूप का एग्जांपल दिया हुआ है। मैं आपको ये जो पर्टिकुलर शेयर कर दूंगा, ये जो आपका फाइल है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ जो है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को।
ताकि जो है आप लोगों को लिखने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, है ना। इट इज फेल्ट दैट फॉर्मर ब्रेस स्टाइल इज मोर रीडेबल। तो याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मर जो ब्रेस स्टाइल थे वो ज़्यादा आजकल यूज़ में हैं, यही रीडेबल होते हैं और ये ज़्यादा अच्छे से दिखने में काफ़ी अच्छे होते हैं और आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी आपको लगता है कि हाँ बढ़िया से ये दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिखता है। स्टाइल इज मोर रीडेबल एंड लीड्स नीटर लुकिंग code than the latter style, but either use in acceptable. Whichever style is used, be sure to be consistent throughout the code. तो जितने भी कोड हैं थ्रू आउट द कोड में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि जहां पर जो भी चीज यूटिलाइज हैं वहां पे वही चीज यूटिलाइज किया जाए। तो दीज आर द थिंग्स। यहाँ पे देखिए कुछ फंक्शनैलिटी है जनरल सॉफ्टवेयर कोडिंग स्टैंडर्ड्स के। क्या है तो आपका इफ फंक्शन है j इज इक्वल टू इतना, तो j इज 0। ये अगर j अगर 0 है तो प्रिंट कर देना है कि j 0। बेटर इफ j इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा गया है, सो देखिए सेम चीज में आपको लिखा गया है इफ कंडीशन लगा करके j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू प्रिंट j इज 0 और एक नए लाइन में इसको डाला गया है। तो ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं। तो ये बेटर है, जो इफ वाला जो ये पार्ट है ये बेटर है और इस तरीके से लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। काम दोनों ही करेगा, ये भी काम करेगा ये भी काम करेगा, लेकिन इस तरीके से लिखना ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो हमेशा जो है प्रोग्रामिंग जब हम लोग लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा इफ यहाँ से शुरू हुआ और इफ कंडीशन यहाँ पे खत्म हो गया। जबकि यहाँ पे भी वही चीजें हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये शुरू हुआ और फिर आगे कितना दूर तक जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम लाइंस ऑफ प्रोग्राम कोड ही जो होते हैं वो काफी बड़े रहते हैं। कंपाइलर वार्निंग्स, कुछ कंपाइलर के वार्निंग्स भी होते हैं। कंपाइलर्स ऑफन इश्यू टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस, वार्निंग्स एंड एरर्स। तो कंपाइलर्स जो है दो तरह के आपको एरर्स देते हैं, वार्निंग्स देते हैं और एरर्स भी देते हैं। आपने कई बार जो है प्रॉब्लम जब सॉल्व किया होगा या रन कराया होगा प्रोग्राम को तो आपको ये देखने के लिए मिला होगा, ठीक है ना। तो कंपाइलर्स जो हैं वो ऑफन इश्यू टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस, दो वार्निंग और एरर्स, दो टाइप के मैसेजेस हमेशा आते हैं। कंपाइलर वार्निंग्स नॉर्मली डू नॉट स्टॉप द कंपाइलेशन प्रोसेस। तो आपका जो नॉर्मली जो आपका कंपाइलर का वार्निंग्स है वो आपको कंपाइलेशन प्रोसेस को रोकता नहीं है। हाउएवर जब कंपाइलर का एरर आता है तो वो स्टॉप कर देता है कंपाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो जिसके कारण डेवलपर जो है फोर्स हो जाता है कि भैया अब तो इसको सही करना ही होगा। लेकिन हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि जो कंपाइलर का जो वार्निंग्स है वो भी ना रहे। जब हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग ये भी कोशिश करना चाहिए कि जो कंपाइलर के द्वारा वार्निंग आ रहा है उसको भी ना रखा जाए। कंपाइलर एंड लिंकर वार्निंग शैल बी ट्रीटेड एज एरर्स। देखिए कंपाइलर और लिंकर का जो वार्निंग है उसको भी हम लोग एरर के जैसा ट्रीट करें और उसको फिक्स करें। इवन दो द प्रोग्राम विल कंटिन्यू टू कंपाइल इन द प्रेजेंस ऑफ वार्निंग्स, जबकि प्रोग्राम्स जो है रन करेगा वार्निंग के साथ भी रन करेगा, लेकिन उन वार्निंग्स को भी हटा देना है। दे ऑफन इंडिकेट प्रॉब्लम्स which may affect the behavior, reliability and portability of the code. तो जो कोड है उसके बिहेवियर, रिलायबिलिटी और पोर्टेबिलिटी को अगर अच्छा करना है तो हमें वो भी हटाना होगा, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इज कोडिंग गाइडलाइंस। कोडिंग गाइडलाइंस है, हमारे पास जो है दो चीजें थी हम लोगों को जो पहले पढ़ना था वो क्या था, ये देखिए कोडिंग स्टैंडर्ड्स था, है ना। यहाँ पे देखिएगा कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखिए कोडिंग स्टैंडर्ड्स था। अब इसी में कोडिंग गाइडलाइंस है, ठीक है। तो ये कोडिंग गाइडलाइंस में क्या है, सो अब देखिए
जनरल कोडिंग गाइडलाइंस। अब कोडिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं। कोडिंग तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन एक परफेक्ट कोडिंग, प्रोफेशनल कोडिंग जो होती है उसमें ध्यान देना पड़ता है। और प्रोफेशनल कोडिंग में जैसा कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें वेरिएबल सही से लेना होगा, उसमें का स्ट्रक्चर क्लास वगैरह सही से होना होगा, कंपाइलर्स रन तो करते ही हैं, कंपाइलर के साथ साथ जो एरर्स वगैरह हैं वो भी हमें सही से लेना होगा। एरर्स जो हैं उसको तो लेना ही है, बल्कि वार्निंग्स वगैरह को भी हमें दूर करना होगा। ऐसा नहीं है कि वार्निंग्स आ रहा है, प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, नहीं, हम लोग उसको भी एज एन एरर ही लेते हैं। Coding guidelines. General coding guidelines provide the programmer with a set of best practices which can be used to make programs easier to read and maintain. तो जो आपका कोडिंग गाइडलाइंस है, that provides the programmer with a set of best practices which can be used to make programs easier to read and maintain. तो उसको जो है लिखने पढ़ने में आसानी हो, इस तरीके का कोडिंग गाइडलाइंस होना चाहिए। अनलाइक द कोडिंग स्टैंडर्ड्स, द यूज ऑफ दीज गाइडलाइंस इज नॉट मैंडेटरी। तो जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो यूज करते हैं तो उसमें जो गाइडलाइंस जो यूज होते हैं वो आपका मैंडेटरी नहीं है। जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें जो गाइडलाइंस मौजूद होते हैं वो उतना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपका जो कोडिंग गाइडलाइंस है वो जो दिया जाता है IEEE फॉर्मेट में उसको मेंटेन करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। However, the programmer is encouraged to review them and attempt it incorporate them his or her programming style. तो वो सारी चीज़ों को अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करना होता है, उसको जो है प्रोग्राम में डालना होता है। Most of the example of C languages syntax, but the guidelines can be applied to all languages. जो जनरली आपको जो गाइडलाइंस मिलते हैं वो C लैंग्वेज को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक स्टैंडर्ड है, वो है ना, वो क्या है, वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। तो वो जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं वो C के द्वारा प्रोवाइड किए गए, लेकिन वही चीज़ें सारे लैंग्वेजेस में आपको मेंटेन करना है। तो ये आपका कोडिंग गाइडलाइंस होता है। उसी कोडिंग गाइडलाइंस में सबसे पहले आता है लाइन लेंथ। तो लाइन लेंथ क्या होता है? इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू कीप द लेंथ ऑफ द सोर्स कोड लाइन एट बिलो और 80 कैरेक्टर। तो ये सब आप लोग को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि आपका जो भी प्रोग्रामिंग अप्रोचेस होंगे वो इन्हीं बेसिस पे होंगे। इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पहले पढ़ाया जाता है और 6 सेमेस्टर में फिर आप लोग जो है इस पर इसके आधार पे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू कीप द लेंथ ऑफ द सोर्स कोड लाइंस एट और बिलो 80 कैरेक्टर्स। तो अब आपका जो है यहाँ पर से शुरू हो जाता है कि आपका जो ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस होता है जिसमें कि आपका जो सोर्स कोड हो उसमें 80 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो एक लाइन में। लाइन्स लॉन्गर दैन दिस, अगर लाइन इससे बड़ा है, मे नॉट बी डिस्प्लेड प्रॉपरली ऑन द टर्मिनल्स। तो होता क्या है कि 80 कैरेक्टर्स के बाद जो है एक पर्टिकुलर स्क्रीन में वो दिखता नहीं है, इसीलिए 80 कैरेक्टर से ज्यादा हम लोग एक लाइन में नहीं लिखते हैं। सम प्रिंटर्स विल ट्रंकेट, और अगर उसका प्रिंट आउट निकालिएगा तो प्रिंटर जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकेगा, और फाइंड आउट जब नहीं कर सकेगा तो दिक्कतें होगी। तो सम प्रिंटर्स विल ट्रंकेट लाइंस लॉन्गर देन 80 कॉलम्स। 80 कॉलम के बाद जो है वो बहुत दिक्कत से प्रिंटर पे प्रिंट होता है। फॉर्ट्रैन इज एन एक्सेप्शन, इसमें फॉर्ट्रैन एक एक्सेप्शन है। लाइन लेंथ कैन नॉट एक्सीड 72 कॉलम। सो उसमें सब 72 कॉलम से ज़्यादा जो है वो लाइन कोडिंग्स बढ़ता ही नहीं है। नेक्स्ट इज स्पेसिंग। तो अब स्पेसिंग होना चाहिए। स्पेसिंग कैसे लेते हैं हम लोग? द प्रॉपर यूज ऑफ स्पेसेस विद इन the proper use of spaces within a line of code can enhance readability। तो जो आपका रीडेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है
स्पेसिंग जो है वो काफी अच्छा हो जाता है। गुड रूल्स ऑफ थम्स आर एज फॉलोज। तो उसमें स्पेसिंग कैसे देते हैं? अ कीवर्ड फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस शुड बी सेपरेटेड बाय अ स्पेस। हर एक कीवर्ड जो है वो जो भी आपका पैरेंथेसिस आप यूज कर रहे हो उसके बाद जो है एक स्पेस जरूर होता है। और स्पेस जरूर होता है कहने का मतलब कि जैसे मान लिया कि जो आप पैरेंथेसिस देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि कॉस्ट है, कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस। आपको कहीं भी स्पेसिंग नजर नहीं आ रहा होगा, तो ये दिस इज बैड, दिस शुड नॉट बी यूज। ठीक है। एफ जो आपका प्रिंट एफ है या एस टी डी आउट है, ये सब जो है आपका एकदम बिल्कुल सटा हुआ लिखा हुआ है। जबकि उसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है, इसी पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस को उसमें हम लोगों ने स्पेस दिया, कॉस्ट के बाद स्पेस, फिर इज इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर प्राइस, फिर स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, फिर आपका जो है एक ब्रैकेट ओपन, फिर स्पेस, प्राइस, फिर स्पेस, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस का प्रयोग काफी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि ये आपका बेहतर आपको दिखता है, साफ साफ दिखता है, जिसके कारण जो है अब आप ये दोनों लाइन में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर नीचे आपको ये लाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है, दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है। तो ये आप जो है कर सकते हैं डिफरेंशिएट। तो वही चीजें आपको नीचे भी दिखाई गई है। एफ में एफ प्रिंट एफ के बाद जो है यहाँ स्पेस दिया गया है, एस टी डी आउट के बाद जो है यहाँ पे जो यहाँ पे फिर स्पेस होना चाहिए, टोटल कॉस्ट। तो हर जगह जो है स्पेस देने से क्या होता है कि इट लुक्स नीटर, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है। अ ब्लैंक स्पेस शुड अपीयर आफ्टर एवरी ईच कॉमा। कॉमा के बाद हमेशा वो ब्लैंक स्पेस दीजिए। इन एन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर जो है जब भी है तो उसको आप ब्लैंक स्पेस दीजिए। ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स एक्सेप्ट, अब ये जो है आप जितना भी बाइनरी ऑपरेटर्स है वो इन्वर्टेड कॉमास को एक्सेप्ट करते हैं। शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ऑपरेंड्स बाय स्पेसेस, तो ये जो है स्पेस के साथ आपको देना है ना। तो यही सब थोड़ा बहुत छोटे छोटे चीज़ हैं जिनका ख्याल हमें रखना है। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट है, ऑपरेटर है, तो यहाँ प्लस प्लस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस माइनस देंगे तो दोनों चिपक जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए बीच में स्पेस दे देना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज रैपिंग लाइंस। रैपिंग लाइंस कहने का मतलब होता है कि आपका जो लाइंस ऑफ कोर्स जो है, वो लाइंस ऑफ कोर्स को आप लोग किसी तरीके से थोड़ा सा रैप कर देंगे। रैप कहने का मतलब है कि उसको सिंक्रोनाइज करेंगे, उसको छोटा करेंगे, और उसको जो है इस तरीके से अगर ब्रेक भी करना है तो इस तरीके से करेंगे कि आपका जो है पर्टिकुलर लाइन जो है सही से दिखे। जैसे देखिए यहाँ पे व्हेन एन एक्सप्रेशन विल नॉट फिट इन अ सिंगल लाइन, एक सिंगल लाइन में नहीं आ रहा है तो उसको इस तरीके से ब्रेक करें कि आपको कोडिंग्स जो है पता चले। जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ, एस टी डी आउट, सब स्पेस वगैरह लेके लिख रहे हैं, देयर इज परसेंट डी रीजंस टू स्टैंडर्ड्स, और यहाँ पर एन, यहाँ पे कॉमा दिया, कॉमा के बाद फिर आप स्पेस देते हो, उसको आप नीचे ले लो, नम रीजंस। ऐसा नहीं कि नम ऊपर लिख दिया और अंडरस्कोर रीजंस नीचे लिख दिया, तो उससे क्या होता है कि ये पूरा पता ही नहीं चलता है कि नम अंडरस्कोर रीजंस एक साथ है या नहीं है। अब यहाँ पर से ऐसे पता चल रहा है कि नम अंडरस्कोर रीजंस एक ही साथ है। ठीक है। तो एक ब्रेक जो है वो ऑपरेटर के बाद ही होना चाहिए, ब्रेक आफ्टर एन ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए लॉन्ग इंट टोटल एप्पल्स इस तरीके का दिया हुआ है, नम माई एप्पल्स, नम माई एप्पल्स प्लस नम हिज एप्पल्स प्लस नम हर एप्पल्स। तो नंबर ऑफ माई एप्पल्स, नंबर ऑफ हिज एप्पल्स और नंबर ऑफ हर एप्पल्स, तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें, है ना। जबकि आपको जो है हायर वैल्यूज जो है वो लोअर लेवल के जो है वो यहाँ पे प्रीफर हायर लेवल्स ब्रेक्स टू लोअर लेवल ब्रेक्स। तो जो लोअर लेवल ब्रेक्स हैं तो प्लस और ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर है उनके बीच में स्पेसेस दिए हुए हैं,
प्लस ऑपरेटर है, उसके बाद उसको नए लाइन से लिया गया है। तो ये सब चीज भी ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग लॉन्ग नेम वगैरह जब लिखते हैं तो उसमें जो है इस तरीके से ना लिखें, लॉन्ग नेम 1 इज इक्वल टू लॉन्ग नेम 2 स्टार, लॉन्ग नेम 3, लॉन्ग नेम 4 माइनस। तो नीचे का तो कर दिया, लेकिन नीचे हम लोगों ने एक नए लाइन से शुरू किया और उसको एकदम लास्ट में लिखा। ऐसा नहीं करना है, इसको एकदम इज इक्वल टू के नीचे से ही ले जाना है, यहीं से लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला बैड है, बेटर कौन सा है, तो ये बेटर है, ठीक है। जैसे +4 लॉन्ग नेम, ये आपका यहाँ पे आ गया। तो दैट इज अ गुड वे ऑफ राइटिंग। कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशंस होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस में, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि एग्जांपल में एक्सेप्टेबल कौन कौन से हैं, इंट प्राइस कॉमा स्कोर, ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये। इंट प्राइस, इंट स्कोप, स्कोर, ये भी आपका चलिए ठीक है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हालांकि एक ही बार इंट लिखिएगा तो काम चल जाएगा, प्राइस कॉमा स्कोर लिखिएगा तो ऐसा भी काम चल जाएगा, इंट प्राइस कॉमा और फिर स्कोर नीचे में दिए, ये भी काम चल जाएगा। लेकिन इस चीज को करने के लिए जो है इससे ऐसा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब हम लोग करते हैं तो उसको थोड़ा सा सही से करेंगे। तो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से कुछ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स वगैरह करेंगे, जो कि आप लोगों को ये दिया गया है, कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स वगैरह हैं कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को बेटर। तो इसको मैं आपको आज भेज दूंगा, इस पीडीएफ को पूरा भेज दूंगा आपका। ऑलमोस्ट जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कोडिंग गाइडलाइंस है वो खत्म हो चुका है, इसमें कुछ और नहीं है, किस तरीके से प्रोग्राम लिखना चाहिए, किस तरीके से पैरेंथेसिस को यूज करना चाहिए, इनलाइन कमेंट्स कैसे यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। तो वो आपका बेहतर रूप से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं तो काफी कुछ अब इसमें है नहीं। तो ऑलमोस्ट ये आपका खत्म हो चुका है। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आपको भेज देता हूँ, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये आपको आज मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास से नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू।